सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले अनिरुद्ध को बहुत दिनों बाद कुछ दिनों की छुट्टियां मिली थी। वो बहुत खुश खुश अपने घर जा रहा था। तभी उसके पापा ने उसे फोन किया। हाँ पापा, हाँ चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। जल्दी आना, पर गलती से भी जंगल का शॉर्टकट मत ले लेना, वो रास्ता सही नहीं है। जी पापा, अब रखता हूं, चलती गाड़ी में बात करना सही नहीं है। ओके, लव यू पापा। अनिरुद्ध ने फोन रख दिया। उसके चेहरे पर घर जाने की खुशी साफ झलक रही थी। कुछ ही देर में अनिरुद्ध ने उसी जंगल को क्रॉस किया जिसके लिए उसके पिता ने कहा था कि शॉर्टकट मत लेना। क्या करूं, पापा की बात मानूं या नहीं? लेकिन अगर मैंने ये शॉर्टकट ले भी लिया तो पापा को बताएगा कौन? मेरे सिवा तो कोई और है नहीं मेरे साथ। तो अनिरुद्ध डियर, समय पर घर पहुंचना है तो शॉर्टकट लेना ही होगा। आखिर काफी सोच विचार करने के बाद जवान खून अनिरुद्ध ने अपने पिता की बात को अनसुना करते हुए जंगल के शॉर्टकट से जाने का ही फैसला कर लिया। अब यह वक्त ही जानता था, या वह जंगल, कि उसके अंदर आने वाले मेहमान के साथ क्या होने वाला है। ओह गॉड! लगता है एक्सीडेंट की वजह से टेम्पररी मेमोरी लॉस हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं किस ओर से आया था, इधर से या उधर से। एक्सीडेंट से लगी चोटों के दर्द को सहते हुए अनिरुद्ध जंगल से बाहर जाने वाले रास्ते पर चलने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसी रास्ते से वापस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गया जहां से वो आया था। यह देख अनिरुद्ध बुरी तरह डर गया। ये कैसे हो सकता है? मैं उस तरफ आगे बढ़ा था, फिर यहां से कैसे आ गया? अनिरुद्ध बहुत कोशिश कर रहा था उस जंगल से बाहर निकलने की, लेकिन वो बार बार उसी जगह वापस पहुंच जा रहा था जहां एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन तभी भाई साहब, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मेरा यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इस जंगल से बाहर निकलने की, लेकिन हर बार लौटकर यहीं आ जा रहा हूँ। आपको बाहर जाने का रास्ता पता है तो प्लीज मुझे साथ ले जाइए। ठीक है, बैठ जाइए। जंगल के उस भूल भुलैया रास्ते पर किसी का मिल जाना अनिरुद्ध के लिए वरदान से कम नहीं था। मेरा नाम जितेश है। मेरा अनिरुद्ध। आप इस जंगल के रास्ते पर क्यों आए? पापा ने मना किया था, लेकिन घर जाने की जल्दी में मैंने ही ये शॉर्टकट ले लिया और फंस गया। जितेश अनिरुद्ध को जंगल के बाहर तो ले गया, लेकिन वो खुद अपनी कार को जंगल से बाहर नहीं लाया। आपकी मंजिल आ गई। जंगल यहां खत्म होता है। मुझे आप जैसे और भी लोगों की मदद करनी है। बबलू भाई, आपका भाई इस जंगल में क्या मरा? आपने तो यहीं अपना ठिकाना बना लिया। यहां रहता हूं तो लगता है वो मेरे आसपास ही है। एक मरे हुए आदमी ने अनिरुद्ध को जंगल के बाहर छोड़ा है। यह सोचते ही उसकी हालत खराब हो गई। जंगल के इस शॉर्टकट में उसके साथ एक के बाद एक भयानक एक्सपीरियंस हो रहे थे। वो बुरी तरह डरा हुआ था और एक बार फिर वहां से दूर जाने के लिए उसने एक दौड़ लगाई। वो दौड़ता जा रहा था, दौड़ता ही जा रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वो थक कर हांफता हुआ एक जगह रुक गया। तभी उसकी नजर सामने गई। उसकी नजरों के सामने उसकी कार थी। वो फिर वहीं पहुंच गया जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था।
ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं पागल हो जाऊंगा। ये मैं बार बार यहाँ क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि तुम भी मेरी तरह मर चुके हो और इसकी खबर तुम्हें नहीं। वो देखो। जिंदगी में जब कोई बड़ा तुम्हें कुछ न करने के लिए कहे तो उसे नहीं करना चाहिए, और शॉर्टकट तो कभी नहीं लेना चाहिए। उस शॉर्टकट में अनिरुद्ध मर चुका था। कभी कभी जिंदगी में हम कुछ ऐसी बातें मान लेते हैं जिसे लोग आगे चलकर कहते हैं कि उनकी मौत आई थी, इसीलिए यह सब हुआ। ऐसा ही कुछ घटा मुंबई शहर के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनी एवरेस्ट बिल्डिंग के 13वें फ्लोर पर। यह बकवास तू अपने तक ही रख। भूत ने तेरे पड़ोसी को मार दिया। अबे भूत कुछ नहीं होते। अरे नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ। गांव में भी तो भूत होते हैं। अरे यार, यादव अंकल को भूत ने ही तो मारा था। वही तो ब्रो, जहां अनपढ़ गंवार लोग होते हैं ना, वहीं ऐसी दकियानूसी बातें होती हैं। अरे मगर अच्छा एक बात बता, तेरा ये भूत शहर में भी ट्रेवल करता है क्या? उसको यहाँ बुला सकता है क्या अपने ऑफिस में? क्या तुम दोनों भी? ऑफिस खत्म होते ही तुम दोनों का ना जाने क्या शुरू हो जाता है। ओके गाइस, बहुत हुआ ये सब, अब चलो। अनिल सर, आप सच में भूतों को नहीं मानते? अबे तुझे क्या हो गया अब? नहीं सर, बताइए ना, क्या आप सच में भूतों को नहीं मानते? हाँ, नहीं मानता तो रुक के देखिए एक रात इसी ऑफिस में। यकीन मानिए, आप भूत प्रेतों में यकीन करने लगेंगे। मतलब यहाँ हमारे ऑफिस में भूत है? आप रुकेंगे तो सब पता चल जाएगा। क्या देख रहा है? मैं तो भूतों में यकीन करता हूं। तेरी जगह मैं होता तो भूल करके भी ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता। अब तू सोच तुझे क्या करना है। ठीक है, मैं रुकता हूं, देखता हूं तेरे भूत को। अरे यार। ओके ब्रो, योर विश। पूरा ऑफिस तेरा है, कहीं भी पसर जा। अगर डर से फटने लगे तो प्लीज कॉल मत। अच्छा चल, सॉरी, बाय बाय। अनिल ने एक ऐसी चुनौती स्वीकार की थी जिसका अंजाम क्या होने वाला है उसे खबर तक नहीं थी। वो 13वें फ्लोर के उस ऑफिस में अपना बचा कुचा समय काट रहा था, कभी इस कुर्सी पर बैठकर तो कभी उस कुर्सी पर बैठकर। कुछ ही देर में 12 बजने वाले थे। ये विजय तो विजय, साला चपरासी भी कमीना है। बेकार में ही ये चैलेंज लिया। इतने बड़े ऑफिस में तो कोई भी रात में अकेला होगा तो डर जाएगा। प्यास लगने लगी यार। दो पैग लूंगा ना, सारा डर निकल जाएगा। पता नहीं क्या हो रहा है यार। अब मजा आएगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? भूत जी, अगर आप सच में हैं तो आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अनिल माफी तो मांग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था जिंदगी और मौत का खेल तो शुरू हो चुका है।
और उस खेल में सिर्फ एक वही नहीं था, और भी 3 जिंदगियां शामिल होने जा रही थी। अनिल, अनिल उठो, इट्स मी यार, उठो अनिल। मैं प्रीति, देख विजय और बाबू भी है, संभालो अपने आप को। सॉरी यार, हमें नहीं पता था कि तू शेर की खाल में खरगोश है, इतनी सी नौटंकी से डर गया। एनीवेज, हम तेरा अप्रैल फूल बना रहे थे। अरे अरे सॉरी बोला ना यार, माफ कर दे भाई। अरे इट्स ओके वगैरह कुछ तो बोल। और ये तू पीछे क्या देख रहा है? बाबू, ये एक्स्ट्रा नौटंकी ना तू लाया है। नहीं मैडम, मैं नहीं लाया इसे। कौन हो तुम? मैं भूत हूँ। ये कहानी सीख है उन लोगों के लिए जो भूत प्रेत को नहीं मानते, और ये कहानी सीख है उन लोगों के लिए भी जो अपने मजाक के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर जाते हैं। इसलिए हर मजाक सोच समझ कर करना चाहिए, और खासकर अप्रैल फूल वाला मजाक, क्योंकि भूत होते हैं। अभिषेक, बताओगे भी तुम मुझे इतनी रात को कहाँ लेकर जा रहे हो? एक सरप्राइज गिफ्ट है तुम्हारे लिए, वही देने ले जा रहा हूँ। सरप्राइज गिफ्ट? अरे वो तो तुम मुझे घर पर भी दे सकते थे। हर गिफ्ट घर पर लाकर नहीं दिया जा सकता मेरी जान। कुछ गिफ्ट स्पेशल होते हैं, उन्हें वहीं दिया जा सकता है जहाँ उन्हें दिया जाना चाहिए। पर ऐसा भी क्या गिफ्ट है अभिषेक? मुझे नींद आ रही है। विश्वास करो मेरा, जब तुम वो गिफ्ट देखोगी ना तो तुम्हारी नींद छूमंतर हो जाएगी। चलिए देखते हैं, मेरी नींद छूमंतर होती है या मैं तुम्हारी नींद छूमंतर करती हूँ। लो बीवी साहिबा, आ गई हमारी मंजिल, उतरिए। वाह, कितना खूबसूरत बंगलो है। पसंद आया? मुझे क्या, ये तो किसी को भी पसंद आएगी। तो इस बंगलो में तुमने सरप्राइज गिफ्ट छुपा रखा है? छुपा कर नहीं रखा, वो सरप्राइज गिफ्ट तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। मतलब? नो 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 नो, तुम्हारा मतलब कि ये बंगलो? 100%। ये रही कीज, गेट खोलिए। तुमने सच ही कहा था, मेरी नींद तो वाकई छूमंतर हो गई। वाह! बंगलो की खुशी में मैंने कल 2-3 लोगों को एक छोटी सी गैदरिंग के लिए बुलाया है। बहुत अच्छा किया। अभिषेक, काफी देर हो गई है, अभी तक तो कोई नहीं आया। हो सकता है खराब मौसम की वजह से लोगों ने मन बदल लिया हो। वैसे शहर से थोड़ी दूर भी तो है ये जगह। ये मौसम बदल जाए चाहे लोग बदल जाए, हम हैं सनम, ऐसे कैसे बदल जाएं? हाय खुशबू जी, चलिए कोई तो आया। वेलकम। प्रीति, ये खुशबू जी हैं। 2 बंगलो छोड़ के तीसरा बंगलो इन्हीं का है, और ये बंगलो मैंने इन्हीं से खरीदा है। इस बंगलो की नई और खूबसूरत मालकिन को बहुत बहुत बधाई। इतनी सुंदर बधाई के लिए थैंक यू सो मच। अभिषेक, आई थिंक अब और कोई नहीं आएगा, हमें केक काट लेना चाहिए। चलिए।
चलो। ये लाइट्स को क्या हो रहा है? डोंट वरी, कभी कभी हो जाता है। वायरिंग चेंज करवा लेना। भोला, मेरा मोबाइल बाथरूम में रखा है, जल्दी लेकर आओ। उसमें इलेक्ट्रिशियन का नंबर है, अभी कॉल करती हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये भोला अब तक आया क्यों नहीं? 1 मिनट, अभी आई। आज ही मार डालो इसे। पागल हो गई हो क्या? इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। सब कुछ प्लानिंग से होगा। वक्त कहीं इतना ना हो जाए कि वक्त से पहले मौत आ जाए। भोला, भोला, कहाँ हो तुम? भोला, भोला कहाँ हो तुम? कहाँ चला गया ये? भोला, भोला, कहाँ हो तुम? अभिषेक, अभिषेक, वो भोला अंदर कहीं नहीं है। व्हाट? अरे अंदर ही तो गया था। मैं देखता हूँ। रहने दीजिए सर, भाग गया होगा वो। 1 नंबर का चोर है भोला। मैडम के कमरे में अगर उसे कुछ कीमती मिल गया होगा तो वो पक्का लेकर जा चुका है। लेकिन कमरे में तो ऐसी कोई कीमती चीज नहीं थी। कम ऑन प्रीति, आई थिंक ही इज राइट। 50,000 कैश मैंने कमरे में ही रखे थे, शायद वही चुरा कर भाग गया होगा। मेरे हिसाब से आज के दिन 50,000 में कोई बुरा आदमी आपसे दूर हो गया तो इस घर का गुड लक है। अब जल्दी से केक शेक खाना वाना खिलाओ भाई, ताकि मैं भी घर जाऊं और आप लोगों को अपना पर्सनल टाइम दूं। आप भी ना बहुत जॉली हैं। लीजिए। प्रीति, मुझे ऑफिस का कुछ काम है, मैं हॉल में बैठकर कर लूंगा, तुम सो जाओ। ओके। ये सब सच में हुआ था या कोई बुरा सपना था? अभिषेक, तुम यहाँ? मुझे लगा तुम ऑफिस निकल गए। अरे हाँ, मैं ऑफिस ही जा रहा था, लेकिन खुशबू जी का फोन आ गया कि अपना बैलेंस अर्जेंट चाहिए, तो यहीं आ गया। अब आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। खुशबू जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। कल रात मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नीचे से मेरे बेड को खटखटा रहा हो, लेकिन नीचे देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। कहीं उस बंगलो पर किसी बुरी आत्मा का साया तो नहीं, जिसके चलते आपने उसे बेच दिया? बुरी आत्मा? मुझे विश्वास नहीं होता प्रीति। इस नए जमाने में भी तुम ऐसी दकियानुसी बातों पर विश्वास करती हो? बिलीव मी, तुम्हें वहाँ कोई वहम हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बरसों वहाँ रही हूँ और मैंने उस बंगलो को इसलिए बेचा क्योंकि मैं 2 बंगलों का मेंटेनेंस हैंडल नहीं कर पा रही थी। यू नो ना, मेरे हस्बैंड के मिसिंग हो जाने के बाद मैं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा टूट गई थी। पुलिस ने भी गिव अप कर दिया है। कहते हैं कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं चाय लाती हूँ। चाय फिर कभी, अभी चलती हूँ।
हाँ अभिषेक, कितनी देर में आ रहे हो? सॉरी यार, मुझे एक क्लाइंट को लेने शहर से बाहर जाना है, तो थोड़ा लेट हो जाएगा। तुम सो जाना। क्या अभिषेक, कितने प्यार से खाना बनाया था कि साथ खाएंगे। आई नो बाबा, लेकिन काम तो काम है। मैं सोनू को घर भेज दूंगा। बाय। क्या हुआ, जी नहीं भरा क्या प्यार करके? जो घर पहुंचते ही फोन कर दिया, बीवी ने देख लिया तो? वो अब कभी नहीं देख पाएगी। मार डाला मैंने उसे। क्या? मगर कब, कैसे? तुम तो वक्त मांग रहे थे, फिर ये सब अचानक? घर आ जाओ। सोनू, सोनू, जल्दी आओ सोनू। ये तो मैडम जी की आवाज है। क्या हुआ मैडम जी? सोनू, बेड के नीचे कोई है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ सोनू? क्या नहीं हो सकता? मैडम, वो वापस आ गया है मैडम। वो कौन? प्रीति, क्या हुआ? प्रीति, क्या हुआ? अभिषेक, थैंक गॉड तुम आ गए। बेड के नीचे भूत है, उसने सोनू को नीचे खींच लिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है अभिषेक। रुको रुको, मैं देखता हूँ। नहीं अभिषेक, तुम मत जाओ उधर, वरना वो तुम्हें भी खींच लेगा। प्रीति डरो मत, भूत वूत कुछ नहीं होता है, विश्वास करो मुझ पर। प्रीति, बचाओ मुझे, बचाओ! अभिषेक, अभिषेक! कौन हो तुम? और हम सबको क्यों मार रहे हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा प्रीति। मैं उसे ही मारूंगा जिन्होंने मुझे मारा था। हो कौन तुम? मेरा नाम गौरव है। खुशबू मेरी ही बीवी थी। तुम्हारे पति और खुशबू के बीच अफेयर है, और मुझे इस बात का पता चल गया तो भोला और सोनू की मदद से इन्होंने मुझे मारकर बेड के नीचे दफन कर दिया। भोला और सोनू से तो मैं बदला ले चुका हूँ, और अब इसकी और खुशबू की बारी है। नहीं नहीं प्रीति, प्रीति ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिषेक, तुम इसके साथ? तुमने तो कहा था कि तुमने इसे मार दिया है। गौरव? फोन अभिषेक ने नहीं, मैंने किया था तुम्हें। वक्त पर आ गई हो, अब तुम दोनों साथ मरोगे। गौरव, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैंने नहीं, अभिषेक ने मारा था। नहीं गौरव, ये झूठ बोल रही है। मैंने नहीं, इसने ही मारा था तुम्हें। मैं जानता हूँ मुझे किसने मारा था। तुम दोनों मरोगे। तुम घबराना नहीं प्रीति, सब सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलता हूँ। विजय की माँ, अभी तबीयत कैसी है विजय की?
बुखार कुछ कम हुआ या नहीं? विजय के पापा, इसका बुखार तो जरा भी कम नहीं हो रहा है। शरीर भी आग की तरह तप रहा है। बहू, तुमने विजय को समय पर खाना और दवाई खिला दिया था ना? हाँ पापा जी, मैंने समय पर खाना और दवाई दोनों खिला दिया था। शादी से पहले तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के बाद से ही पता नहीं क्या हो गया है मेरे बेटे को। तबीयत हमेशा खराब रहने लगी है, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तुम सही कह रही हो विजय की माँ। हमारे विजय को अब तक बस छोटी मोटी बीमारियां ही होती थी और वो डॉक्टर की दवाई से 2 दिन में ठीक भी हो जाता था। लेकिन इस बार समझ नहीं आ रहा है कि उस पर कोई दवा असर क्यों नहीं कर रही, जबकि हमने हमारे बेटे को कहां कहां नहीं दिखाया। एक से एक बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन पता नहीं हमारे बेटे को ऐसी कौन सी बीमारी ने जकड़ लिया है कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर, तुम चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। हो ना हो, शादी में ही किसी की काली नजर लग गई है मेरे बेटे को। अगर ऐसा ही है तो भगवान करे नजर लगाने वाले के शरीर में मोटे मोटे बड़े बड़े कीड़े पड़े, उसके पूरे खानदान में आग लगे। बिंदु, शांत हो जाओ। गुस्सा करके तुम भी बीमार पड़ जाओगी। तुम्हारा बीपी बढ़ा हुआ है। मेरा बीपी बढ़े या घटे, मुझे मेरी चिंता नहीं है। मुझे बस अपने बेटे की चिंता है। आप एक काम कीजिए, गुरुजी को फोन करके बुलाइए। अब वही हमारे बेटे को ठीक कर सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। कहना क्या गुरुजी, बस यूं समझ लीजिए चारों तरफ से मुसीबत से घिर चुके हैं। हमारे बेटे की तबीयत बहुत खराब है गुरुजी। बस आप अपने चरण हमारे घर रख दें तो शायद कोई कृपा हो। जी जी गुरुजी, प्रणाम। क्या कहा गुरुजी ने? गुरुजी यहीं पास वाले घर में आए हुए हैं, कुछ देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। शुक्र है भगवान का जो गुरुजी पास ही में है। इस बीमारी ने तो मेरे बेटे की हालत ही खराब कर दी है। माँ जी, रोइए मत, गुरुजी आ रहे हैं ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। अलख निरंजन। गुरुजी, देखिए ना मेरे बेटे को, क्या हो गया है इसे। गुरुजी, हमने जब से अपने बेटे की शादी कराई है तब से ही इसकी तबीयत बहुत खराब है। हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हमारा बेटा ठीक ही नहीं हो रहा। कोई नहीं, अब मैं आ गया हूँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। बीमारी का कारण और निवारण दोनों मिल गए हैं। कारण क्या है गुरुजी? कारण है तुम्हारी बहू का मांगलिक होना। अब यदि तुम्हें अपने बेटे को हमेशा के लिए ठीक करना है तो तुम्हें अपनी बहू की शादी बरगद के पेड़ से करवानी होगी। गुरुजी, मैं अपने पति की जान बचाने के लिए बरगद के पेड़ से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ओम मंगलम मंगलम स्वाहा, ओम मंगलम मंगलम स्वाहा। शादी संपन्न हुई। गुरुजी, अब तो हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना? अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। माँ की कृपा से तुम्हारा बेटा अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो रहा। माँ, पापा, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। बेटा, जा गुरुजी से आशीर्वाद ले ले। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे नया जीवन दान दिया। आप नहीं होते तो मैं कभी ठीक नहीं होता। धन्यवाद मेरा नहीं, अपनी पत्नी का करो बच्चा, जो बिना किसी प्रश्न के तुम्हारे खातिर बरगद के पेड़ से शादी करने के लिए तैयार हो गई। तुम्हारे भाग्य में मांगलिक से ही शादी होना लिखा था, लेकिन इसके भाग्य में सदा सुहागिन लिखा था।
इसी के भाग्य से तुम बचे हो। कोई और लड़की होती तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। संध्या, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप ठीक हो गए, मेरे लिए यही बहुत है। हमारा बेटा बहुत भाग्यशाली है जो उसे संध्या जैसी बीवी मिली। और बहू पाकर हम दोनों भी। हमारी शादी को 1 महीना हो गया है, अब घूंघट की क्या जरूरत। माना कि हमारी शादी को 1 महीना हो चुका है, लेकिन ये मत भूलिए कि हम अभी तक एक नहीं हुए हैं। कोई नहीं, आज एक हो जाते हैं। विजय, विजय, ये क्या हो रहा है आपको? विजय! विजय, बचाइए, बचाइए मुझे! संध्या, 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 संध्या! हेलो, हेलो गुरुजी, जी, जितनी जल्दी हो सके हमारे घर आ जाइए। विजय, बचाइए मुझे, बचाइए! माँ जी, पापा जी, बचाइए मुझे! कोई तो बचाओ! बहू, बिंदु हमारी बहू। संध्या बहू, पापा जी, बचाइए मुझे! माँ जी, माँ जी, बचाइए मुझे! अजी, कुछ कीजिए, नहीं तो हमारी बहू के साथ अनर्थ हो जाएगा। हाँ, मैं करता हूँ कुछ, मैं करता हूँ कुछ। बचाओ! बिंदु, बिंदु बचाओ हमें, बचाओ! बचाओ! बिंदु! माँ, पापा, संध्या! विजय बेटा, हमें बचाओ! हमें बचा लो बेटा, बचाइए हमें! आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी छुड़ाता हूँ आप लोगों को। माँ, पापा! अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। अलख निरंजन। गुरुजी, मुझे बचाइए! बचाओ! अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। ओम ह्रीं क्रीं फट फट स्वाहा। भाग जाओ, भाग जाओ, सामने आओ, आओ सामने। कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम? क्यों परेशान कर रहे हो इस बच्ची को? आज जब तक तुम इसकी शादी इस पेड़ से करा रहे थे, तब मैं इसी पेड़ पर था, इसलिए इसकी शादी मुझसे भी हुई है।
अब ये मेरी पत्नी है, इससे मेरी शादी हुई है। अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। अपने साथ ले जाऊंगा। तू एक शैतान है और जिसे तू अपनी पत्नी कह रहा है वो एक इंसान, और एक शैतान की पत्नी इंसान कभी नहीं हो सकती। छोड़ दे इसे, छोड़ दे। अब मैं इसका साथ 100 जन्मों तक नहीं छोड़ूंगा। अलख निरंजन जय मां काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। ओम ह्रीं क्लीं फट फट स्वाहा। तुम दोनों का कल्याण हो। हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। लेकिन माँ और बाबूजी। जीवन और मरण सब ऊपर वाले के हाथ में है बच्चा। सबका जाना निश्चित है। तुम दोनों अब आगे की सुध लो। पर आप वापस कैसे आ गए गुरुजी? हमारा तुम लोगों से आत्मा का मिलन है बच्चे। तुम्हारी तकलीफ का एहसास मुझे हो गया था, इसलिए मैं वापस आ गया। ईश्वर तुम दोनों का कल्याण करे। अलख निरंजन। खेड़गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। पूजा और राकेश पति पत्नी थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रोशनी था। पूजा और राकेश दोनों अनपढ़ थे। पूजा साफ सफाई का काम करती थी और राकेश एक मजदूर था। एक दिन रोशनी को तेज बुखार आया। राकेश और पूजा दोनों परेशान थे। देखिए ना, रोशनी को तेज बुखार आ गया है। मैं जहाँ काम कर रही थी वो कंपनी भी बंद हो गई है। इसे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए पैसे भी नहीं है। आज घर बैठे 5 दिन हो गए हैं, कोई काम पर बुला ही नहीं रहा है। ऐसा चलता रहा तो हम कैसे रहेंगे? रोशनी को काढ़ा पिला के सुला देती हूँ। कल कहीं ना कहीं से पैसे का बंदोबस्त करते हैं। इन दोनों की जिंदगी बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रही थी। कुछ दिनों में इनके घर में खाने को भी कुछ नहीं रहेगा। तभी उस रात पूजा की सहेली मालती का फोन आता है। पूजा, एक काम आया है, पर तू कर पाएगी या नहीं? हाँ, मुझे वैसे भी काम की ही जरूरत है। अच्छा सुन, पास ही के गांव में एक घर में आग लग गई थी। उस घर की मालकिन उसी के अंदर जलकर मर गई। उसकी बॉडी को घर से बाहर निकालना है, अच्छे पैसे मिलेंगे। कोई भी उस घर में जाना नहीं चाहता है। माना जाता है वो औरत काला जादू करती थी। पूजा को पैसों की जरूरत थी, इसलिए पूजा ने हाँ बोल दिया। अगली सुबह पूजा जले हुए घर में पहुंच गई। घर काफी डरावना था। घर के अंदर एक जली हुई औरत की लाश थी और पूजा को पता था कि वो औरत काला जादू करती थी। ये सब कही सुनी बातें सुन के पूजा अंदर से डर गई थी। फिर भी पूजा ने हिम्मत से काम लिया। पूजा जली हुई औरत के पास गई तो पूजा ने देखा, बाप रे, इसके शरीर पे कितने गहने हैं। अगर मैं कुछ रख लूं तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूजा ने सारे गहने शरीर से उतार के अपने पास रख लिए और उस औरत को एक सफेद कपड़े में बांधकर उसे बाहर ले आई। उसे अपने पैसे मिल गए। पूजा बहुत खुशी खुशी घर पहुंचती है। उस रात सब लोग पेट भर के खाना खाते हैं और सब सो जाते हैं। तभी पूजा के सपने में वही जला हुआ घर दिखाई देता है और वो जली हुई औरत भी वैसे ही लेटी होती है जैसा पूजा ने देखा था हूबहू। कुछ समय बाद जली हुई औरत अचानक से उड़ जाती है। पूजा के करीब आके बोलती है, मेरी चीज मुझे वापस कर दो। पूजा डर के मारे उठ गई। पूजा बेहद डरी हुई थी। ये सब सपना था, ये सोचकर उसकी जान में जान आई।
बाप रे, इतना डरावना सपना। पूजा पसीना पसीना हो गई थी। पास ही में मटका रखा था, बिल्कुल खिड़की के नीचे। पूजा जैसे ही पानी पीने लगी, खिड़की खुली और खिड़की के बाहर से जला हुआ हाथ अंदर आया। चीख से राकेश भी उठ गया। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वो खिड़की से जला हुआ हाथ अंदर आ रहा था। राकेश उठ के खिड़की के बाहर देखने लगा। कोई नहीं है बाहर। राकेश ने खिड़की बंद कर ली। पूजा ने राकेश को सारी बातें बताई, उस गहने के बारे में भी। कहीं वो सच में ना आई हो। ऐसा कुछ नहीं होता, बुरा सपना होगा, सो जाओ। राकेश ने पूजा को सहलाया और फिर वो सो गई। अगली सुबह पूजा ने अपनी सहेली मालती से बात की और पिछले दिन की सारी बातें बता दी। ऐसा कुछ नहीं होता पूजा। कल तूने पूरा दिन उसके घर में बिताया ना, हर तरफ खून ही खून था वहां, इसलिए तुझे ऐसा सपना आ रहा होगा। तू आराम कर। अगली रात भी पूजा को वही सपना वापस आया। इस बार वो जली हुई औरत पूजा के बिस्तर में आ गई और रोते रोते बोलने लगी। तूने जो मेरी चीज ली है वो मुझे लौटा दे। वो मेरे पति ने मुझे दी थी। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, दे दे, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। फिर से पूजा डर के मारे उठी और ये सारी बात राकेश को बताने लगी। इस बार वो जली हुई औरत यहाँ बैठी थी। तुम्हें आभास हो रहा है, सो जाओ, कोई नहीं है यहाँ। पूजा रात भर सो नहीं पाई। पूजा को तेज बुखार आ गया और फिर पूजा को खून की उल्टियां होने लगी। ये देख के राकेश और पूजा दोनों डर जाते हैं। तभी राकेश पूजा को डॉक्टर के पास ले जाता है कुछ टेस्ट करवाने के लिए। रिपोर्ट में तो सब कुछ नॉर्मल है। ये सुन के राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूजा भागते हुए मालती से मिलने उसके घर गई। पूजा ने मालती को सब बताया। तेरे बोलने का मतलब है जब से तूने उसका सोना लिया है तभी से वो जली हुई औरत ऐसा कर रही है। एक काम करते हैं, यहीं पास में एक बाबा है, पर अभी नहीं, वो 3-4 दिन के लिए बाहर गए हैं। बाबा जैसे ही आते हैं हम उनसे मिलकर इस समस्या के बारे में बताते हैं। तब तक तू अपना ख्याल रख। धीरे धीरे दिन बीतते गए। हर दिन जली हुई औरत पूजा के सामने आके रोती रहती थी। अक्सर पूजा खुद में ही बड़बड़ करती रहती थी। कभी अचानक से चिल्लाने लगती तो कभी हंसने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे पूजा पागल हो रही थी। रोशनी को मालती का कॉल आया। हेलो रोशनी। आंटी, मुझे मेरी माँ से डर लगने लगा है। मेरी माँ को बचा लो। एक काम कर, तू यहाँ आ जा, हम बाबा के पास चलते हैं। बाबा सब ठीक कर देंगे। मालती और रोशनी बाबा के पास जाती हैं। सब सच सच बाबा को बता देती हैं। मेरी माँ को बचा लीजिए। तुम लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है अपने गले में। मदद कीजिए बाबा। ये ताबीज लो और पूजा के गले में बांध देना, और जहाँ से सोना लिया था वहीं छोड़ के आओ। पर बाबा, सोना तो उसकी लाश से लिया था, वो लाश तो जल चुकी है। मेरा मतलब उसी घर में सोना रख के आओ। और सुनो, जब सोना रखोगे तो पीछे पलट के मत देखना। मालती और रोशनी को बाबा की बात समझ आ गई। रोशनी अलमारी खोल के सोना ले लेती है। मालती और रोशनी उस जले हुए घर में जाते हैं और बिल्कुल बाबा ने जैसे बोला था वैसे रोशनी सोना फेंक देती है।
पीछे किसी के होने का आभास होता है, पर वो लोग मुड़ते नहीं हैं। उसी दिन पूजा बिल्कुल ठीक हो जाती है। मानो वो गहने नहीं, श्राप थे, श्राप। ऐसा श्राप जो एक दिन पूजा की जान ले लेता।